क्या चीज? हाँ, अभी नया एडिशन भी आ गया, उसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर वगैरह भी ऐड कर दिया उन्होंने। फिफ्थ ले लो, जो अभी रिसेंट का है वो ले लो। सर ये माउस इधर रख देना ऊपर में। हाँ, सोइल साइंस की कॉपी है तुम्हारे पास? देना एक सेकेंड। क्या क्या पढ़ना? चल पूरी कॉपी दे दो, एक सेकेंड। आएगी, आवाज आएगी। माइक ऑफ कर रखा था इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। मनोज कुमार, मोहित मीना, अनुराग मीना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? स्लो रिलीजियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के बारे में बात की थी, ठीक है। इक्विवेलेंट एसिडिटी के बारे में बात किया, इक्विवेलेंट बेसिसिटी के बारे में बात किया, ठीक है। लगभग हमारे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का जो पोर्शन है, लीफ कलर चार्ट के बारे में हमने बात किया था, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में बात किया था, यूरिया सुपर ग्रैन्युल्स के बारे में बात किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमारे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर से रिलेटेड थी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटासिक फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको मैंने एक फर्टिलाइजर के बारे में बताया था जिसका नाम आप सभी बड़ी भांति से जानते होंगे, जिसको हम यूरिया बोलते हैं। क्या कहा जाता है? यूरिया कहा जाता है। यूरिया की अगर थोड़ी सी हम इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, गुड इवनिंग, ठीक है। यूरिया जो है वो आया कहां से? सबसे पहली चीज कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ या यूरिया की डिस्कवरी कैसे हुआ, ठीक है। तो 1717 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, पहले एक हेडिंग डालेंगे यूरिया, यूरिया 1717 में, ठीक है। रोरेल करके एक साइंटिस्ट है, क्या नाम था? रोरेल। रोरेल साइंटिस्ट ने सन 1717 के अंदर ये डिस्कवर किया कि जो यूरिया है वो यूरिन से आइसोलेट किया। कहां से आइसोलेट किया? यूरिन से इन्होंने यूरिया को आइसोलेट किया था। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम यूरिया आइसोलेटेड फ्रॉम द यूरिन बाय विच साइंटिस्ट? तो किस साइंटिस्ट के द्वारा? रोरेल के द्वारा। कब किया गया था? 1717 में। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइसोलेटेड यूरिया फ्रॉम यूरिन। क्लियर हुआ? इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि हम यूरिया की बात करते हैं तो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर आप जानते हो क्या होती है? फर्स्ट वन, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो NH2COO NH2, ये क्या है? आपका यूरिया है। यूरिया को हमने कहा कि ये एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या है? कार्बन है। क्लियर है? इस यूरिया की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर 46% क्या होता है?
46% नाइट्रोजन होता है। क्लियर है? इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉइस्चर कितना होता है, तो 1% क्या होता है इसमें, मॉइस्चर होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो 20% क्या होता है इसके अंदर, कार्बन होता है। तीन चीजें क्लियर है, नाइट्रोजन 46%, मॉइस्चर 1% और 20% क्या होता है इसके अंदर, कार्बन होता है। ठीक है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है। क्या पूछा जाता है, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक बार याद रखना है कितनी होती है, 72 इसकी क्या होती है, CRH होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस चीज को इंडिकेट करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में आपने सुना होगा, पहला वर्ड है यहाँ पर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर हमारे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता कहा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है और उसको सैचुरेट होने के लिए और कितना नीड है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। बात आती है क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहां पर फर्टिलाइजर से रिलेटेड है कि किसी भी फर्टिलाइजर की क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर उतनी ही क्या होगी, कम होती है। एक रिलेशन याद रखना है कि किसी भी फर्टिलाइजर की क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस चीज को इंडिकेट करती है, इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप विद द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है क्या हो जाता है, सोल्यूबलाइज हो जाता है। तो CRH इज इनवर्स रिलेशनशिप विद द हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यानी जिसके लिए CRH की वैल्यू ज्यादा, उसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? यहां पर दो चीजें आपको याद रखना है, दो फर्टिलाइजर है जिनके बारे में याद रखना है। एक होता है, एक की होती है 59 CRH, जो कि आपका मोस्टली आपको याद होगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन अगर पूछा जाए अमोनियम नाइट्रेट की CRH कितनी होती है, 59 होती है। कितनी होती है, 59। एनाइडाइस अमोनिया का यूज जो है फर्टिलाइजर के रूप में नहीं किया जाता है। एक चीज याद रखना है, एनाइडाइस अमोनिया का जनरली जो है फर्टिलाइजर के रूप में यूज नहीं किया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए सबसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर की अगर हम बात करते हैं, मोस्टली हाइग्रोस्कोपिक नेचर की बात करते हैं, तो क्या है आपका अमोनियम नाइट्रेट। अगर ऑप्शन में क्या नहीं होगा, एनाइडाइस अमोनिया नहीं होगा। पहला ऑप्शन किसका है, एनाइडाइस अमोनिया का। सेकंड कौन है आपका, अमोनियम नाइट्रेट, जो कि आपका एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर की नेचर का होता है। इसकी CRH कितनी है, 59। कितनी है, 59। यदि मैं यूरिया और इसकी CRH में कंपैरिजन करता हूं तो किसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, अमोनियम नाइट्रेट की या फिर यूरिया की, अमोनियम नाइट्रेट की, क्योंकि यहां पर हाइग्रोस्कोपिक नेचर का किसके साथ रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशन CRH के साथ है। समझ में आया क्या ये चीज? ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है और इसके नीचे लिख लेना, मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर आफ्टर एनाइड्राइज अमोनिया। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एनाइड्राइज अमोनिया, आप यहां पर मेंशन कर लेना। समझ में आया क्या ये चीज? अब यहां पर मेरा ये बताने के पीछे रीजन ये है कि जो NH2COO NH2 है, यानी जो आपका ऑर्गेनिक कार्बनिक फर्टिलाइजर है आपका नाइट्रोजन यूरिया, इसकी डिस्कवरी किसने किया, किसने इसको बनाया? तो याद रखना है, वॉलर करके एक साइंटिस्ट हुए थे सन 1828 के अंदर। उन्होंने पहली बार इनऑर्गेनिक चीजों से यानी अमोनिया से क्या बनाया था, आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी यूरिया का फॉर्मेशन किया था। तो एक वर्ड याद रखना है, सेकेंड साइंटिस्ट है आपके 1882 में, 1828 में। कौन थे, वॉलर। कौन थे, वॉलर। इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इनऑर्गेनिक से किसका फॉर्मेशन किया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए यहां पर अमोनिया था, तो अमोनिया से क्या बनाया इन्होंने, जनरली हम बात कर रहे हैं यूरिया। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन यानी यूरिया का फॉर्मेशन या यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग किसने की थी सबसे पहली बार, वॉलर ने 1828 में। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरिया की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, रोवेल ने की थी, 1717 में की थी। यूरिन से इसको आइसोलेट किया था। यहां तक समझ में आया? इसके बाद में अगर हम कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूरिया जो होता है वो हाईली सोल्यूबल इन नेचर का होता है। इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, हाईली सोल्यूबिलिटी होती है, इस वजह से लीचिंग लॉसेस ज्यादा होते हैं। ये चीज क्लियर है? इसके बाद आपको बायोरेट का भी मैंने क्लियर करवा दिया, बायोरेट क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 132.7 डिग्री सेल्सियस, या इक्विवेलेंट में हम लिख सकते हैं 133 डिग्री सेल्सियस।
क्लियर हुआ? क्योंकि अगर 5 से ऊपर जाता है तो हम 1 मार्क्स जो है आगे ऐड कर देते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बायोरेट का पूरा फंडा क्लियर कर दिया, बायोरेट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। जनरली क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, अगर मान लीजिए बायोरेट के केस में आया तो हमसे क्या पूछा जाएगा कि फोलियर एप्लीकेशन के लिए बायोरेट की कंसंट्रेशन कितनी परमिसिबल है, तो कितनी है 0.5, क्लियर है। सोइल एप्लीकेशन के लिए कितनी है 1.5। लेकिन यदि यूरिया का फोलियर एप्लीकेशन किया जाए, किसका, यूरिया का फोलियर एप्लीकेशन किया जाए तो कितना परसेंट जो है हम फार्मर को रिकमेंडेड करते हैं, या रिकमेंडेड डोज ऑफ फोलियर एप्लीकेशन ऑफ यूरिया कितनी है 2%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। फोलियर एप्लीकेशन रेट ऑफ यूरिया कितनी है 2%, कितनी है 2%। समझ में आया ये चीज, यहां तक क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक चीज है। इसके अलावा एक हेबर-बोस्क क्रम होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी जो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है, वो यूरिया का फॉर्मेशन इनिशियल स्टेज में किससे होगा, अमोनिया से हुआ होगा, और अमोनिया का भी फॉर्मेशन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस फॉलो की गई होगी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से या किस मेथड से होता है, तो याद रखना है, इसको लिख लेना, हेबर बोस्क प्रोसेस, ठीक है। हेबर बोस्क प्रोसेस से सबसे पहले क्या किया जाता है, 2NH2 या फिर N2 3S2 प्लस 2N2 2NH3, कितना हो गया, ज्यादा हो गया क्या, 6। तो ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है, यानी जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर जो है यहां पर 200 से 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जबकि टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर लगभग 250 से 500 डिग्री सेल्सियस है। यानी अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेबर-बोस्क प्रोसेस कहा जाता है, जिसके अंदर 3H2 और 2N2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर प्रेशर कितना होता है, 200 से 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया के अंदर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड यहाँ पर है, इस बोर्ड को मुझे दूसरी साइड ले जाने के लिए जो फोर्स में लगाऊंगा इसके यूनिट एरिया पर लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अगर लग रहा है तो मैं कितना लगा रहा हूं, कितना वजन को मैं बार कर रहा हूं, तो हो जाएगा आपका केजी में। किस सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए लगा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो यूरिया के केस में आपको याद रखना है। इसके अलावा एक दो चीजें और जो है, कुछ फर्टिलाइजर है उनके बारे में स्पेसिफिकेशन याद रखना है। आपने नाम सुना होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का, केन खाद जिसको हम बोलते हैं, या केन फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 25% क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। इसको जो है कुछ नामों से जाना जाता है, याद रखना है। नोन एज, क्या क्या कहा जाता है, नोन एज किसान खाद, नाइट्रोचाक, नाइट्रो लाइन, ये कुछ 2-3 नामों से जाना जाता है जो कि आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आपका नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। कोई भी कुछ हमें चीजें याद आएगी तो हम फर्टिलाइजर के बाद एक पेज खाली छोड़ देंगे, कोई भी और चीज अगर ऐड करवानी होगी तो वहां ऐड करेंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या? एक बार आप इसको मेंशन कीजिए अपनी बुक में और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यूरिया 1717 में, बायोरेट वाला क्लियर है, उसको यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्टली नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कौन सा यूज किया जाता है इंडिया के अंदर, यूरिया। टोटल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का कितना परसेंट, 81%, ठीक है। ये फैक्ट्स अपन ने पहले लिख लिए तो उनको यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यूरिया इसके बारे में लिख लीजिए फटाफट। 1717 में रोरेल करके एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने आइसोलेट किया था यूरिया को, कहां से, यूरिन से, ठीक है। NH2COO NH2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, 1% मॉइस्चर होता है, 20% क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है, 72 जो है इसकी क्या होती है, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। CRH का एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के साथ, ठीक है। 59 किसकी होती है, अमोनियम नाइट्रेट की होती है।
इसके बाद में ये जब आप लिख लो इसको, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख लेना, इसके बाद में लिखना है ना, ये वाला पॉइंट इधर लिख रहा हूं। अमोनियम सल्फेट जो होता है, उस अमोनियम सल्फेट की होती है 81। कितनी होती है? 81। ब्रैकेट में लिख लेना, लोवेस्ट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का 81 होता है। सीआरएच के रिलेशन लिखने के बाद 59 किसका होता है? अमोनियम नाइट्रेट का, जो कि मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है। किसके बाद? एनाइडाइज अमोनिया के बाद। ए का मतलब क्या है यहाँ पर? एनाइडाइज अमोनिया। जनरली हम एनाइडाइज अमोनिया का फर्टिलाइजर के रूप में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट की कितनी है? 81 है। लोवेस्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए किसकी लोवेस्ट होगी तो सीआरएच वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसकी सीआरएच वैल्यू क्या है? ज्यादा है। एक बार इसे लिखिए, लिख लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखो लिखो। 81 सीआरएच अमोनियम सल्फेट की वैल्यू है। ठीक है, जिसकी सीआरएच वैल्यू ज्यादा, उसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर कम। जितने भी आपके नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, सबसे ज्यादा जो है सीआरएच किसकी है? अमोनियम सल्फेट, यानी इसकी लोवेस्ट क्या है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। ठीक है, सीआरएच का मतलब होता है क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कहा जाता है। क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब जो है, अगर क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसको सेचुरेशन के लिए कम ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है। मतलब अगर 81 है तो इसको 19% ही और चाहिए सेचुरेट होने के लिए। और जबकि अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो क्या है? 72 है। इसको सेचुरेट होने के लिए इसके कंपेरिजन में ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी की रिक्वायर्ड है। अब ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होगा इसका? ईजी होगा। ठीक है, लिख लिया? चलिए, ये 2-3 पॉइंट और है, इनको मेंशन कर लीजिए। क्या क्या बोल रहे हो? कहां पे लिखा हुआ है? 3:6 2N2। सॉरी सॉरी सर, 2 के आगे, हाँ ये थोड़ा 2N2 है ना, 2NH3। इसको यार टेम्परेचर को चेंज करना, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस करना। 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में क्या संबंध है? कोई बता सकता है? डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में क्या रिलेशन है? 273 क्या होता है? चलिए, जब हम मीटरोलॉजी पढ़ेंगे तो और इसको विस्तार से समझेंगे। याद रखना है, अगर डिग्री केल्विन में टेम्परेचर पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो डिग्री केल्विन में है। लिखा क्या यहां तक? हाँ लक्ष्य है, 273 ऐड करना होगा डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखा विष्णु? चलो अभी मतलब बाकी है लोगों का।
अमोनिया फिर CO2 से रिएक्ट करेगा, CO2 से रिएक्ट करेगा तो फिर यूरिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लीफ कलर चार्ट जो है वो किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? IRRI, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर का जो है मतलब फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर इंडिया में कब आया था? 1957 में, लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था? 2 सितंबर 1985 में। चलिए लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। हेबर बॉस प्रोसेस जो होता है उसमें H2 का रिएक्शन जो है N2 से कराया जाता है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। लिख लिया? चलिए, इसके बाद में जब हम न्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ाया था जिसका नाम फॉस्फोरस था। क्या था? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम किससे डिनोट करते हैं? P से। मींस जहां P होगा उसका मतलब तो क्या है? फॉस्फोरस। यहां तक समझ में आया? मैंने एक और न्यूट्रिएंट आपको पढ़ाया था इसके बाद में, पोटेशियम। मतलब पोटेशियम को किसको डिनोट कर रहे थे? कैसे? किससे कर रहे थे? कैसे? यहां तक समझ में आया? चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। सेकंड हमारा पार्ट है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करने से पहले फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या होंगे? ऐसे फर्टिलाइजर जो मेजर सोर्स किसके होंगे? फॉस्फोरस के होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। यहां तक क्लियर? अब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पर दो चीजें होती हैं जो मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था। एक वर्ड होता है आपका पी। पी को हम बोलते हैं क्या? फॉस्फोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉस्फोरस। एक होता है आपका P2O5 यानी पेंटाऑक्साइड जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। क्या कहा जाता है? फॉस्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉस्फेट। याद रखने के लिए यहाँ पर चीज क्या है कि जब भी हम फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर बेग के अंदर जो फॉस्फोरस होता है वो किस फॉर्म में आता है? P2O5 में आता है। किस फॉर्म में आता है? P2O5 में फॉर्म में आता है। ये चीज क्लियर है? अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यदि आप P को P2O5 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्जन फैक्टर क्या था इसका? कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर की बात करते हैं तो मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि आप P को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? P2O5 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करोगे 2.29 से। किससे? 2.29 से। यदि अगर मान लीजिए आपको P2O5 दे रखा है और P2O5 को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? P में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करोगे 0.43 से। यही था, अपन ने देखा था। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यहां पर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और अभी हाल ही में शायद जॉबनेर के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था या फिर कोटा वाले में पूछा गया था, उसको हम समझेंगे। ठीक है, अभी आप केवल ये समझिए कि पी का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस। P2O5 का मतलब क्या होता है? फॉस्फेट। क्लियर है? पी एक क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट है, जबकि P2O5 क्या है कि ये फर्टिलाइजर के अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है उसकी एक फॉर्म है। समझ में आया? यदि P दे रखा है तो P2O5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे और P2O5 दे रखा है तो P कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां तक समझ में आया? ये चीज क्लियर है? इसके बाद में जब भी हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं PM, यानी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन याद रखना है, वाटर सोल्यूबल। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। पीएफ का मतलब क्या है? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड कौन से होते हैं? सिट्रेट सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। सेकंड होते हैं इसमें सिट्रेट एसिड या सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं, सिट्रेट एसिड सोल्यूबल फर्टिलाइजर। ठीक है। थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड कौन से होते हैं? इनसोल्यूबल इन बोथ। ठीक है, इनसोल्यूबल इन बोथ। किस किस में? आपके वाटर में और सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड में। ठीक, सिट्रेट मत बोलो उसको, सिट्रिक
एसिड बोल देते हैं। सिट्रिक एसिड, इसको समझिएगा। ऐसे फर्टिलाइजर जिसके अंदर जो कि फास्फोरस के सोर्स होते हैं उनको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कहा जाता है। पोटासिक नहीं, क्या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इसके अंदर फर्स्ट है वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी ऐसे फर्टिलाइजर जो कि पाउडर फॉर्म में होंगे और जैसे हम उसको वाटर में मिलाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाएंगे। जब मैं आपको फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन बता रहा था तो उसके अंदर फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे सॉलिड और लिक्विड मैंने बताया था। सॉलिड के अंदर जो है मैंने कहा था कि पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में क्या था, एसएसपी, आपका डीएपी, दोनों किस फॉर्म में आते हैं, पाउडर की फॉर्म में आते हैं। तो वाटर सोल्यूबल के अंदर क्या होगा, एसएसपी, मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट। एक बार समझिएगा, केवल क्या है आपका वाटर सोल्यूबल। सिट्रिक एसिड सोल्यूबल का मतलब क्या है, यानी ऐसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो कि किसमें सोल्यूबलाइज होंगे, केवल सिट्रिक एसिड में। इनसोल्यूबल यानी न तो ये वाटर में सोल्यूबलाइज होते हैं और नहीं सिट्रिक एसिड के अंदर सोल्यूबलाइज होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। इसके अंदर फर्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर यानी ऐसे फर्टिलाइजर जो कि वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबलाइज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। इसके अंदर आपको एग्जांपल याद रखना है कि कौन कौन से फर्टिलाइजर जो है वो आपके वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा एसएसपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या कहा जाता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट कहा जाता है। क्लियर हुआ। सिंगल सुपर फॉस्फेट की अगर मैं बात करता हूं तो और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहा जाता है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहा जाता है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। कैल्शियम की मैं बात करता हूं तो कैल्शियम आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, Ca+2 होता है। यही होता है, Ca2+ बोल दो या Ca+2 बोल दो, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं H2PO4-, यही होता है। यदि मैं इस H2PO4- को 2 बार लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं H2PO4-2, ऐसे लिखूंगा। लेकिन यहां पर चार्ज कितना गबन हो जाएगा, -2। क्लियर है। इस -2 को और इसके साथ अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा, CaH2PO4-2 बन जाएगा। ये यहां पर कैल्शियम कितना है, केवल 1। कैल्शियम कितना है, 1 है। चार्ज कितना है उसका, 2 है। यानी Ca के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। क्लियर है। पीछे वाला क्या है आपका, फॉस्फेट। इसको क्या कहा जाता है, फॉस्फेट कहा जाता है। H2PO4-, सिंगल है, सिंगल के ऊपर है तो केवल माइनस चार्ज। अगर मैं 2 बार लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, -2। -2 को अगर इस Ca+ के पास लेके जाओगे तो दोनों ब्रेक हो जाएंगे, यानी Ca+2 के और ये -2 का चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। क्या बनेगा, CaH2PO4-2 बनेगा। समझ में आया क्या। क्या मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं क्या, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला CaH2PO4-2 लिख सकता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है मोनोकैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, CaH2PO4-2 होता है। समझ में आया। इसके बाद में अगर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में और कुछ बात करें तो एकमात्र ऐसा फर्टिलाइजर है, पहली चीज तो कि दुनिया का फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर है। कौन है आपका, सिंगल सुपर फॉस्फेट। कैसे बना था, अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन कैसे हुआ था, फॉर्मेशन रॉक फॉस्फेट, आरपी का मतलब क्या होता है, रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4, क्या बना था आपका, एसएसपी। एसएसपी के अंदर अगर हम न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है क्या क्या होता है इसके अंदर, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना परसेंट होता है, 16% होता है। सल्फर कितना होता है, 12% होता है। कैल्शियम कितना होता है, 19% होता है। और शायद मैंने आपको मैग्नीशियम 0.03 लिखाया था, उसको चेंज कर लेना, कितना है, 0.3% है। कितना है, 0.3%। जहां भी मैंने आपको एसएसपी का कंटेंट लिखाया था, हो सकता है मैंने आपको मैग्नीशियम 0.03 लिखाया हो, उसको चेंज कर लेना, कितना होता है, 0.3% होता है। एकमात्र ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तीनों प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से क्या है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा फर्टिलाइजर जो तीनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट को प्रोवाइड कराता है। क्लियर हुआ। अगर हम एनालिटिकल बेसिस पे बात करें तो ये लो एनालिटिकल फर्टिलाइजर या हाई एनालिटिकल फर्टिलाइजर है। एसएसपी जो है वो किस नेचर का होगा, लो या फिर हाई एनालिटिकल फर्टिलाइजर। अरे भाई मैंने क्या कहा था, क्या होगा डियर,
एनालिटिकल वैल्यू के बेसिस पे मैंने कहा था कि किसी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर के अंदर एनपीके का तीनों का योग यदि 25% से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, हाई। अगर 25% से कम है तो लो। यहां पर एसएसपी जो है लो एनालिटिकल फर्टिलाइजर या हाई एनालिटिकल फर्टिलाइजर है? अबे लच्छे, फॉस्फोरस कितना है, 16%। एनपीके का टोटल योग कितना होना चाहिए, 25% से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाई एनालिटिकल फर्टिलाइजर। यहां पर फॉस्फोरस केवल कितना है, 16% है, यानी ये क्या आपका लो एनालिटिकल फर्टिलाइजर है। क्लियर हुआ क्या? तो याद रखना है, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट कहा जाता है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaH2PO4 2 होता है। फॉर्मेशन कैसे हुआ, रॉक फॉस्फेट का रिएक्शन H2SO4 से कराया, क्या बना था, सिंगल सुपर फॉस्फेट। न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड इसके अंदर आता है डबल सुपर फॉस्फेट। क्या आता है, डीएसपी जिसको हम बोलते हैं, क्या कहा जाता है, डबल सुपर फॉस्फेट। डबल सुपर फॉस्फेट, इस डबल सुपर फॉस्फेट को हम क्या बोलते हैं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो इसको समझिएगा, कैसे याद रखना है। देखो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, तो डाई कैल्शियम मतलब कैल्शियम कितना है इसमें, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। यदि 2 कैल्शियम होंगे तो प्लस चार्ज कितना हो जाएगा इसमें, 4 हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम कितने होंगे, 2 कैल्शियम। ये चीज समझ में। अगर मैं बात करता हूं यहां पर HPO4, माइनस के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। कितना होता है, -2 चार्ज। अगर मैं इसको 2 बार लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, HPO4 2 हो जाएगा, और यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, -4। क्लियर हुआ? इस -4 से ये +4 कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा। क्या ये इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो यहां पर क्या बना मेरा, केवल CaHPO4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना है, केमिकल नेम में तो डाई कैल्शियम आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या होता है, केवल सिंगल कैल्शियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, केवल सिंगल कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इस क्वेश्चन को राइट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। जिस तरीके से अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था प्री पीजी में, ई नाम, ठीक है, ई नाम का क्वेश्चन पूछा गया था, ई नाम की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब यहां पर ई क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक को कर रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कर रहा है, लेकिन ई जो है इसकी फुल फॉर्म में कहीं भी मेंशन नहीं है। इसका नाम क्या है, केवल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। तो ये क्या होता है, थोड़ा अलग बनाने का काम करेगा। याद रखना है, डाइकैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है, CaHPO4 होता है। कैसे आया, डाइकैल्शियम फॉस्फेट में 2 कैल्शियम होते हैं, 2 कैल्शियम होते हैं, तो चार्ज कितना हो गया, +4 हो गया। अब बात करते हैं HPO4-2 की। ठीक है, तो HPO4-2 होता है, 2 HPO4-2 पर कितना चार्ज होगा, -2। यहां पर 2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और +4 से -4 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, CaHPO4। क्या मैं इसके फॉर्मूले में ऐसे लिख सकता हूं क्या, CaHPO4-2 लिख सकता हूं। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, आपका डबल सुपर फॉस्फेट का। डबल सुपर फॉस्फेट के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करते हैं तो जस्ट डबल हो जाएगी। कितना परसेंट होता है, 32% क्या होता है इसमें, फॉस्फोरस होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद में थर्ड आपको याद रखना है, इसके अंदर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। क्या है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। एक और चीज बताना भूल गया, डबल सुपर फॉस्फेट के फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, रॉक फॉस्फेट की रिएक्शन किसके साथ होती है, रॉक फॉस्फेट प्लस HCl, क्या बनता है आपका, DSP का फॉर्मेशन होता है, डबल सुपर फॉस्फेट बनता है। क्लियर हुआ? इसके बाद में आगे हम बात करें TSP। TSP की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, यानी यहां पर जो है फॉस्फेट भी क्या होगा, 3 होगा मतलब। ठीक है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट की बात करते हैं, और इसके फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कैल्शियम कितने होने चाहिए यहां पर, 3। ठीक है, फॉस्फेट की बात करते हैं तो यहां पर PO4-3 की बात करेंगे। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं PO4-3 की, 3 कैल्शियम पर कितना चार्ज हो जाएगा, +2 कितना हो गया, +6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, +6। यहां पर PO4-3 है, तो क्या मैं 2 PO4- लिखूंगा, -6 हो जाएगा क्या,
हो जाएगा। -6 से -6 कैंसिल हो सकता है, -6 से +6 कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर क्या है, 3 कैल्शियम था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CA3PO4 2 3। तो CA3PO4 2 क्या है, CA3PO4 2। यानी मोनो कैल्शियम के अंदर तो एक कैल्शियम होता है, लेकिन डबल कैल्शियम के अंदर भी क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट की बात करते हैं, ट्रिपल कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, CA3PO4 2 होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला भूलना नहीं है, क्या होता है, CA3PO4 2। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल कैल्शियम फॉस्फेट बोल सकते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है क्या होता है, CA3PO4 2, PO4 2, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और याद रखना है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं तो कैसे होता है, रॉक फॉस्फेट को किसके साथ रिएक्ट करना है, H3PO4 यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ करना है, और क्या बनेगा आपका, TS। इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है कितना होता है, 48% होता है। कितना होता है, 48%। क्लियर है। डबल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट दोनों ही जो है क्या है, हमारे हाई एनालिटिकल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, लेकिन सिंगल सुपर फॉस्फेट क्या है आपका, लो एनालिटिकल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है। क्लियर हुआ क्या यहाँ पे। इसके बाद में DAP, ठीक है, फोर्थ है आपका DAP। DAP की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। डाई अमोनियम फॉस्फेट या DAP की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जनरली आपको केवल न्यूट्रिएंट कंटेंट याद रखना है। न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है, 46% तो क्या होता है, फॉस्फोरस, और 18% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, किसी भी फर्टिलाइजर के अंदर आप जो फॉस्फोरस को मेंशन करोगे तो वो केवल P नहीं होता है, क्या होता है, P2O5 होता है। क्या होता है, P2O5। जो भी फर्टिलाइजर के अंदर या जिस भी फर्टिलाइजर के अंदर आप मेंशन कर रहे हो वो किस फॉर्म में है, P2O5 की फॉर्म में है, ठीक है, P2O5। और इसका भी क्या हो जाएगा आपका, P2O5। ये जो है परसेंट P2O5 है। समझ में आया क्या यहाँ तक। तो एक बार आप हेडिंग डालिएगा, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। हाँ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया हूं आपको, एक बार चलो लिखो फिर करते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, इसको ऐसे लिखना, P जो है फॉस्फोरस होता है, P2O5 फॉस्फेट होता है। कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है, P इंटू 2.29 P2O5। यूएसए में जो है एक जगह है जिसको बोलते हैं मोराको। क्या कहा जाता है, मोराको। मोराको का क्लॉथ भी आता है। मोराको एक ऐसा स्थान है इस दुनिया के अंदर जहां पर लगभग पूरी दुनिया के अंदर जो जो फॉस्फेट निकलता है उसका मोर देन 75% जो है फॉस्फोरस मोराको के अंदर निकलता है। तो एक स्टार डाल के जो है यहाँ पर लिख लेना, नेटिव ऑफ फॉस्फोरस। नेटिव ऑफ फॉस्फोरस जो है मोराको। मोराको जो कि कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, ठीक है। नेटिव ऑफ फॉस्फोरस क्या है आपका, मोराको। 32% P2O5 होगा दोस्त, ये P नहीं होगा, 32% P2O5। यहाँ फर्टिलाइजर के केस में अगर हम मेंशन करेंगे तो हमेशा जो है इसको P2O5 के रूप में हम मेंशन करेंगे, K को K2O के रूप में मेंशन करेंगे, ठीक है। इससे बेस्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे कंफ्यूजन होते हैं और किस तरीके से आंसर देना है। एक बार आप ये लिखिए, लिख लिया ये, चलिए आगे लिखिए। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इस तरीके से क्लासिफिकेशन।
इनसोल्यूबल इन बोथ वाटर एंड सिट्रिक एसिड, है ना, यानी ऐसे फर्टिलाइजर होंगे फॉस्फेटिक नेचर के होंगे मेनली, लेकिन वो किसमें दोनों में ही क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। थोड़ा जल्दी लिखो। लिख लिया? फर्स्ट लिखो वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। पीएफ का मतलब क्या होता है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पीएफ, सोइल वाटर पढ़ा है, उसके अंदर जो है सोइल वाटर कॉलम के लिए जो है सक्सेशन के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, वो पीएफ होता है। ठीक है, इसको फील्ड नामक साइंटिस्ट ने जो है ये दिया इसको फील्ड। मोराको जो है वो यूएसए में है। मोरोको है वो, है ना, मोरोको यूएसए में है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, CaH2PO4। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का आप जो है सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए सजेस्ट करोगे, कोई फार्मर है जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का यूज करते हुए अपनी सोइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहता है, तो आप कौन से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का सजेशन दोगे? एसएसपी का दोगे, क्यों? क्योंकि इसमें तीनों न्यूट्रिएंट और इसके अंदर कैल्शियम और के साथ साथ मैग्नीशियम अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए हम जो है एसएसपी का सजेस्ट करें, क्योंकि बाइंडिंग प्रॉपर्टी बनाने का काम कौन करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम करता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंट बिट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएसपी किस किस के बीच में क्रॉस से बना हुआ है, ठीक है, मींस किसका रिएक्शन किससे करवाया गया है, तो याद रखना है सिंगल सुपर फॉस्फेट का, डबल सुपर फॉस्फेट का और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन सा है, चलो उसको हम लिखेंगे, फिर भी अगर किसी को याद हो तो बताओ। मोस्ट कॉमनली यूज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इन इंडिया, डीएपी, लेकिन बुक्स के अंदर जो है वो एसएसपी लिखा हुआ है, वो गलत है। लिखा ये प्रथम पंक्ति वालों लिख लिया? प्रथम पंक्ति का नाम सुना है? प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, इसको हम फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, एफएलडी बोलते हैं, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन कहा जाता है एक्सटेंशन की लैंग्वेज में, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन कहा जाता है। कोई भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो फार्मर्स को इसका विजिट करवाने के लिए हम जो है एक एग्जीबिशन बनाते हैं या लगाते हैं, उसको हम एफएलडी बोलते हैं, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा एफएलडी ने लिख लिया, डीएसपी डबल सुपर फॉस्फेट डाई कैल्शियम फॉस्फेट या CaHPO4-2 32% P2O5 फॉर्मेशन जो है रॉक फॉस्फेट प्लस HCl से होता है डीएसपी का। फॉस्फोरस को इंपोर्ट नहीं करते हैं, फॉस्फोरस तो हमारे इंडिया के अंदर ही बहुत सारा है। ठीक है, पोटेशियम को हम इंपोर्ट करते हैं कंप्लीटली। ठीक है, क्रॉप कैफेटेरिया क्या होता है? क्रॉप कैफेटेरिया का मतलब ये होता है किसी भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, या आप कहीं मत जाना, जब भी मौका मिले आप आरसीए कॉलेज में जाना, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है एग्रोनॉमी का, उसके पास में क्रॉप कैफेटेरिया बना हुआ है। जिस तरीके से कैफेटेरिया नाश्ता पानी करने के लिए बना होता है, उसी तरीके से एक छोटी सी जगह के अंदर सारे नाश्ता पानी के सामान मिल जाते हैं, उसी तरीके से क्रॉप कैफेटेरिया का मतलब होता है उस रीजन के अंदर जो जो क्रॉप ग्रो होती है, कौन कौन सी वैरायटीज ग्रो होती है, उनका एक सैंपलिंग जो है, मतलब दो दो तीन तीन पंक्तियां जो है वहां पर ग्रो की जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप कैफेटेरिया। कैफेटेरिया, कैफेटेरिया का नाम सुना होगा तुमने, नए युग के बच्चे हो, अच्छे नहीं है यहाँ पे? अरे बहुत अच्छे अच्छे कैफेटेरिया है यहाँ पे, रूफ टॉप पे भी है। चलिए, आप कहाँ से हो? अच्छा अच्छा, चलिए ये अपने सिलेबस से बाहर है, एक बार इसको लिखिए, लिखो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल कैल्शियम फॉस्फेट,
याद रखना है भाई, डाई कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर दो कैल्शियम नहीं आते हैं, केवल एक ही कैल्शियम आता है ना। दियाराम मीना, एक बार स्लाइड बैक कर दो। यही चलता रहेगा क्या भाई? हैं, जल्दी देख फटाफट। डाई कैल्शियम कैसे नाम हुआ, उसको हमने क्रॉस किया ना, मतलब जब केमिकल स्ट्रक्चर बनती है, केमिकल फॉर्मुलेशन जब बनता है, तो जो चीज क्रॉस मतलब जो कट जाती है, या ऐसा पॉसिबल सुटेबल नेम दिया जाता है जिसको हम इजीली कोल्ड कर सके। जब हम केमिस्ट्री के अंदर नोमेनकल्चर पढ़ते हैं तो किस तरीके से हम माइनस चार्ज या फिर वैलेंसी को मेंटेन करें, उसके लिए हम किसी भी चीज को कट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे दिया गया है। जैसे कि आयरन को हम किससे डिनोट करते हैं वैसे तो एफ, लेकिन किससे स्टार्ट होता है? आई से स्टार्ट होता है। तो ये कई सारी विसंगतियां हैं। अपवाद जिसे हम बोलते हैं, नाम सुना है अपवाद का? लिख लिया मेरे ख्याल से। इसके बाद में हम डीएपी होगा स्टार्ट। इससे पहले एक चीज और याद रखना है, मैंने आपको एक और फर्टिलाइजर बताया था, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मैप जिसको कहा था, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये यू के बाद जो है एम है, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन परसेंट की अगर मैं बात करूं, पहली चीज का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला अमोनियम है, तो अमोनियम है तो क्या है? मोनो है, यानी NH4 होगा, ठीक है। फॉस्फेट है तो इस फॉस्फेट की जगह मैं लिख सकता हूं H2PO4 माइनस, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट होंगे, इसके बाद बनता है NH, रुको रुको रुको, अमोनियम NH3, ये NH3 होता है, सॉरी, NH3 NH4, ठीक है, HPO4। नाइट्रोजन परसेंट जो है इसके अंदर लिख लेना, सॉरी 11%, और सॉरी 44%। 44%। फॉस्फोरस जो है 11% होता है। फॉस्फोरस यहाँ पर P2O5 होता है। यार थोड़ा सा गलत, NH3 फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो NH4 H2PO4, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला, मोनो अमोनियम फॉस्फेट में आपका अमोनिया प्लस H3PO4, यानी एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? NH4 H2PO4 का फॉर्मेशन होता है। कुछ गलत लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये अपन ने पोटेशियम नाइट्रेट का लिख लिया मेरे ख्याल से, है ना। P2O5 48% और नाइट्रोजन जो है 11%, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट में कितना होता है? KNO3 के अंदर पोटेशियम होता है 44%, ठीक, और 11% होता है इसके अंदर नाइट्रोजन, ठीक। थोड़ा सा आपके पास रबड़ नहीं होगा, लेकिन पेन के माध्यम से कट करके एक और बार लिख लेना, ठीक है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट, यानी एक अमोनियम है तो मोनो अमोनियम, फॉस्फेट है तो H3PO4, ठीक है, NH4 H2PO4। मैप, मैप की जो है इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है? मैप की, मोनो अमोनियम फॉस्फेट की इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है?
वॉइस नहीं आ रही क्या? नो वीडियो नो वॉइस। 55% नहीं होती है यार, केजी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद में फिर लिख लेना डीएपी। ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। 52% नहीं होगा दोस्त, 48% है। कई बुक्स के अंदर 52 लिखा हुआ है, लेकिन रेडी एंड रेडी के अंदर 48% है। ठीक है? इसका केमिकल फॉर्मूला की बात करें, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला डाई अमोनियम है, यानी 2 अमोनिया 2NH3 प्लस H3PO4। ठीक है, ये बनता है आपका NH4 2। ठीक है, HPO4। ठीक है, डीएपी का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा? NH4 2HPO4। ठीक है, 2 अमोनियम यानी डाई अमोनियम यानी 2 अमोनियम, फॉस्फेट तो H3PO4। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2NH3 की जगह 2 हाइड्रोजन मैंने यहां से लिया, कितना हो गया? NH4 हो गया, यानी 8 हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब टोटल 9 है। 6 और 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है। PO4 4 फॉस्फोरस उधर है, 4 ऑक्सीजन ऊपर है, 4 नीचे है। 1 फॉस्फोरस ऊपर है, 1 नीचे है। इक्विवेलेंट वैलेंसी। ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। आपको कल मैंने एक फर्टिलाइजर लिखाया था, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट, यूएपी। ठीक है, यूएपी को और क्या कहा जाता है? ये लिख लिया। ये सब वाटर सोल्यूबल है, ग्रोमो। ठीक है, तो 6 पॉइंट लिख लेना, यूएपी। यूएपी यानी यूरिया अमोनियम फॉस्फेट। ठीक, जिसको नॉन एज ग्रोमोर कहा जाता है, जिसके अंदर एनपीके। याद रखना है, पर्टिकुलर फर्टिलाइजर के अंदर फॉस्फोरस जो है P2O5 की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो 29 यहाँ पर मैं पी शॉर्ट में लिख रहा हूँ याद, लेकिन आपको क्या याद रखना है? फर्टिलाइजर के अंदर पी किस फॉर्म में होता है? P2O5 फॉस्फेट के रूप में होता है। ये लिख लीजिए। डीएपी का फॉर्मूला एक और बार हम देख लेंगे। क्या? ग्रोमोर। एक और लिख लेना, अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट। अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट, जिसको हम ASP बोला जाता है। इसका 13% नाइट्रोजन और 20% फॉस्फोरस, 16 20 13 होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 16 20 नाइट्रोजन परसेंटेज 16%, P2O5 परसेंटेज 20% और सल्फर परसेंटेज 13%। टीएसपी में लिख लेना आप, टीएसपी में कैल्शियम जो है वो 14% होता है, जबकि सल्फर जो है वो 1% होता है। ठीक है, जहां टीएसपी का मैंने न्यूट्रिएंट कंटेंट लिखा था, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम कितना होता है? 14%, जबकि सल्फर कितना होता है? 1%। ठीक है, अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट। यूरिया अमोनियम फॉस्फेट नॉन एज अ ग्रोमोर, एनपीके 29-29-0। ये क्या है 29-29-0? इस ग्रोमोर का ग्रेड है। ठीक है, ये सब वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, जितने भी अब तक अभी हमने पढ़े ये सब क्या है? आपके वाटर सोल्यूबल है। लिखा क्या ये? लिख लिया? जल्दी लिखो यार। लिखा? इसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है कि सर डीएपी का फॉर्मूला क्या होगा? डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई अमोनियम फॉस्फेट होती है। डाई अमोनियम में यानी NH3 कितनी बार होगा? यहाँ पर 2 बार होगा, यानी 2NH3। फॉस्फेट है तो एक बार मैंने फॉस्फेट को लिख दिया, जिसका क्या बोलते हैं? H3PO4 बोलते हैं। अगर हम इन दोनों में कंपेरिजन करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं?
6 और 3 9 है। फॉस्फोरस क्या है? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 4 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? NH4 2HPO4। यहां पर अगर हम हाइड्रोजन कैलकुलेट करें तो 8 तो यहाँ हो गए, 1 ये 9 हो गए, यानी ये भी सही है। फॉस्फोरस 1 का 1 है, ऑक्सीजन 4 के 4 है, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH4 2HPO4। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड इसके अंदर आता है लिखना सिट्रिक एसिड सोल्यूबल, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को याद करने के लिए, यानी सिट्रिक जो है एक डिब्बे में आता है, सिट्रिक एसिड का क्या आता है? एक डिब्बा होता है, डिब्बे में क्या आता है? सिट्रिक एसिड आता है। तो यानी दो वर्ड याद रखना है, डिब्बा। क्या याद रखना है? डिब्बा। ठीक है। फर्स्ट DI का मतलब हो जाएगा डाई कैल्शियम फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। सेकेंड चीज हो जाएगा आपका बेसिक स्लेट। क्या हो जाएगा? बेसिक स्लेट, जिसको हम बोलते हैं थॉमस स्लेट। इसके अंदर जो है फॉस्फोरस कंटेंट 33%, P2O5 पाया जाता है। इसके अंदर 14 से 18% क्या पाया जाता है? P2O5 पाया जाता है। ये लिख लीजिए। कैल्शियम यहाँ लिख लेना 21%, यहाँ पर लिख लेना कैल्शियम 33.9%। सिट्रिक एसिड सोल्यूबल डाई कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें, वो डबल सुपर फॉस्फेट है। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला डबल सुपर फॉस्फेट के अंदर डाई कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए DSP यानी डबल सुपर फॉस्फेट किस नेचर का होता है? वाटर सोल्यूबल। जबकि डाई कैल्शियम फॉस्फेट किस नेचर का होता है? सिट्रिक एसिड सोल्यूबल। बेसिक स्लेग या थॉमस स्लेग जो होता है, इसमें सल्फर भी लिख लेना 3% होता है, और इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। एक टर्म लिखना, बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री, बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। तो आज जो है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद में जो भी बाकी का है वो कल क्लास के अंदर हम कवर करेंगे, फॉस्फेटिक और आपका पोटेशिक फर्टिलाइजर। उसके बाद में कुछ न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसीज है, उनको हम पढ़ेंगे, और बाद में एक दो क्लासेस के अंदर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हाँ।